हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम एचटेट टीजीटी साइंस के लिए फर्स्ट मॉक टेस्ट जो है डिस्कस करेंगे। दिस इज मॉक टेस्ट नंबर 1। तो आप साथ साथ सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और वीडियो के एंड में अपना स्कोर जरूर मेंशन कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। First question is, the force time graph for a moving object is shown. Force versus time graph mention है. The change in linear momentum between 0 seconds and 8 seconds is. So, force versus time graph में आपके पास 0 से 8 सेकंड के बीच में कितना मोमेंटम में चेंज आया ये फाइंड करना है। अगर हम बात करें इस तरह के ग्राफ की, एफ वर्सेस टी ग्राफ की, इस तरह के ग्राफ के अंडर जो एरिया कवर होता है वही आपको चेंज इन मोमेंटम देता है। इस ग्राफ में देखिए 0 से 8 सेकेंड के बीच में ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। तो इस ट्राइंगल का जो एरिया होगा वही आपको चेंज इन लीनियर मोमेंटम देगा। एरिया ऑफ द ट्राइंगल विल बी चेंज इन मोमेंटम। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस की क्या वैल्यू है? बेस इज दिस थिंग, 0 से 8 सेकेंड जो टाइम है दिस इज दी बेस। 8 सेकेंड यहाँ पे पुट कर देंगे। और हाइट कितनी है? हाइट इज द फोर्स, दैट इज 0 से 1। सो फोर्स की जगह आप पुट कर देंगे, हाइट की जगह आप फोर्स की वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज 1 न्यूटन। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास चेंज इन लीनियर मोमेंटम कितना निकल के आएगा? दैट इज 4 न्यूटन सेकेंड। सो आंसर नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट? अगर हम बात करें आइसोटोप्स की, तो आइसोटोप्स होते हैं जिनके पास सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, तो ये ऑप्शन तो कट हो गया। आइसोटोन्स वो होते हैं जिनके पास न्यूट्रॉन्स का नंबर सेम होता है, बट हमें बताना है जिसमें तीनों चीजें अलग होती हैं। आइसोबार्स ऐसे होते हैं जिनमें जो टोटल मास नंबर है वो सेम रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो नंबर है वो डिफरेंट होता है। मास नंबर अगर हमें कांस्टेंट रखना है और हमारे पास प्रोटॉन्स चेंज हो रहे हैं तो डेफिनेटली न्यूट्रॉन्स भी जो है चेंज होंगे। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जो आइसोबार्स होते हैं उनके पास इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स तीनों का नंबर जो है वो डिफरेंट होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The potential difference V across the ends of a given metallic wire in an electrical circuit is directly proportional to the current flowing through it, provided its temperature remains the constant. This is given by which law? ऐसा कौन सा लॉ है जो बोलता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द करंट फ्लोइंग? दिस इज अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ सेज दैट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। यहाँ पे कांस्टेंट लग जाता है, इज इक्वल्स टू का साइन लग के, दैट इज v इज इक्वल्स टू आई आर। यहाँ पे v हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, वोल्टेज, i इलेक्ट्रिक करंट है, r इज रेजिस्टेंस। दिस इज ओम्स लॉ, v इज इक्वल्स टू आई आर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ओम्स लॉ। Next question. Which of the following greenhouse gas present in troposphere is primarily essential for sustenance on life on earth? ऐसी कौन सी गैस है ट्रोपोस्फेयर में पाई जाने वाली जो सस्टेनेंस के लिए इंपॉर्टेंट होती है? अगर हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड इज प्राइमरीली एसेंशियल फॉर द सस्टेनेंस, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में हेल्पफुल होती है और टेम्परेचर रेगुलेशन में भी इसका रोल होता है। ऑप्शन नंबर 1 will be the correct answer, that is carbon dioxide. Next question. The correct order of the atomic radii in group 13 element is. जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं हमारा जो एटॉमिक साइज है वो बढ़ता जाता है, क्योंकि शेल का जो साइज है, शेल नंबर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। जर्नल सीक्वेंस तो यही होना चाहिए था, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। बट गैलियम जो है एल्यूमिनियम से पहले आ जाता है ड्यू टू पुअर डी ऑर्बिटल शील्डिंग। इस कारण से जो गैलियम है वो एल्यूमिनियम के ऊपर आ जाता है और एल्यूमिनियम का साइज जो है वो लार्जर हो जाता है गैलियम से। सीक्वेंस क्या होगा? बोरोन, देन गैलियम, देन एल्यूमिनियम, इंडियम एंड लास्टली थैलियम। तो बोरोन, गैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम एंड थैलियम विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन।
ग्रीन रेवोल्यूशन मीन्स, सो ग्रीन रेवोल्यूशन होता है डेवलपमेंट ऑफ हाई यील्डिंग एंड डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट वेराइटीज। ग्रीन रेवोल्यूशन 1960s के दौरान स्टार्ट किया गया था। एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना इसका मेन एम था। तो इसके दौरान HYV सीड्स का प्रयोग किया जाने लगा था, दैट इज हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ स्पीड, स्पेशली व्हीट और राइस के लिए। कुछ साइंटिफिक मेथड इस्तेमाल करे जाने लगे थे जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़े एंड डिजीज रेजिस्टेंस के ऊपर भी फोकस किया गया था। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। Moving to next question. A satellite of mass m in a circular orbit of radius 2 RE around the Earth. How much energy is required to transfer it to a circular orbit of radius 4 R? Given G is acceleration due to gravity. सो अगर हम बात करें एनर्जी, एक सैटेलाइट की एनर्जी कितनी होती है एक ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर में, सो एनर्जी इज गिवन बाय -Gm m/2r। सो जी के साथ इसका क्या रिलेशनशिप होगा? हमें पता है अर्थ की सरफेस पर जी की वैल्यू होती है जीएम बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। अगर हम यहाँ से जीएम की वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो जीएम हमारे पास होगा जी स्मॉल जी आर रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। अब इसको हमें यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देना है। जीएम की जो वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली उसको हम इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट कर देंगे। सो यहाँ पे एम जी आर ऑफ रेडियस अर्थ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r हो जाएगा हमारे पास। ये टू स्मॉल आर जो है वो ऑर्बिट का रेडियस है, राइट? ये एनर्जी आ गई। सो अब हमारे पास एक रेडियस तो है 2r अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, राइट? 2r, और एक बार हमें वैल्यू पुट करनी है 4r की। तो यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट कर देंगे बस r की जगह। सो पहले -mg/r का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, r की जगह क्या पुट करेंगे 2r, जिसको कैलकुलेट करेंगे तो ये निकल के आया -mg/e/4। अब हमारे पास रेडियस की वैल्यू हो गई है फाइनल 4r, तो नीचे r की जगह 4r प्लेस कर देंगे जिसकी वैल्यू होगी -mg/e/8। अब टोटल एनर्जी निकालने के लिए बस एक स्टेप बचेगा। हमें जो एनर्जीज आई हैं, ये वाली एनर्जी और ये वाली एनर्जी, इनिशियल और फाइनल को हमें सब्सट्रैक्ट कर देना है। अब जब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास यही वैल्यू निकल के आएगी। आप सब्सट्रैक्ट करके देखिएगा। सो हमारे पास -mg/e/8 ही वैल्यू आएगी। सो बस माइनस का साइन नहीं होगा। सो ऑप्शन विल बी 8mgm/e/8। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन वाटर मॉलिक्यूल ऑक्सीजन इज। सो वाटर मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन बतानी है हमें। सो वाटर की हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3 हाइब्रिडाइज। सो इस तरह से आप देख सकते हैं टेट्राहेड्रल शेप बनाता है वाटर। जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होता है 104.5। ये जो बेंड आया है टेट्राहेड्रल का जर्नल, जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109.5 होता है। ये लोन पेयर्स की वजह से थोड़ा सा कम हो जाता है, बेंड शेप का हो जाता है। सो हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट, द एंजियोस्पर्म्स वर डेवलप्ड इन, तो किस आपको टाइम पीरियड में एंजियोस्पर्म्स का दिखा प्लोरिफरेशन वो बताना है। सो फर्स्ट फ्लावरिंग प्लांट्स अगर आप देखें एंजियोस्पर्म्स आपको किस में दिख रहे हैं, मीजोजोइक एरा में दिख रहे हैं। सो इसका आंसर क्या होगा, मीजोजोइक एरा। Moving to next question. When light passes through a transparent material, light's direction changes through a small angle. This phenomena is known as। जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल से पास करती है तो उसकी डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज हो जाती है हल्के से एंगल से। सो इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? सो अगर यहाँ पे देखें हम इंसिडेंट रे और एंगल अगर हमें चेंज देखने को मिल रहा है, सो ये जो है हमें प्रोसेस रिफ्रैक्शन के दौरान देखने को मिलता है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, the change in small angle is seen during refraction. The enamel is made up of which one of the following calcium compounds? Tooth enamel किसका बना होता है? It is made up of calcium phosphate. It is made up of calcium phosphate. So option number fourth इसका जो है correct answer होगा. Next question. Which pollutant gas dissolves with hemoglobin faster than oxygen? तो अगर हम बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस होती है उसकी एफिनिटी हेमोग्लोबिन से बाइंड करने की 200 से 250 टाइम्स ज्यादा होती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड
हेमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बना लेता है। सबसे ज्यादा एफिनिटी किसके साथ होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। दैट इज ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Two waves having intensity in the ratio of 25:4 produce interference. The ratio of the maximum to the minimum intensity is. तो जब दो हमारे पास waves का intensity ratio given होता है that is 25:4, सो हम I1 और I2 से represent कर लेते हैं। I1 is to I2 का ratio हमारे पास कितना है? 25:4। I1 is to I2 का ratio है 25:4। हमने कांस्टेंट लगा दिया, I1 को हमने 25K बोल दिया और I2 को 4K बोल दिया। अब जब हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी निकालनी है, फॉर्मूला होता है I मैक्स का अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे I1 की जगह हम 25K पुट करेंगे अंडर रूट प्लस अंडर रूट ऑफ 4K का होल स्क्वायर। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये 5 अंडर रूट के आ जाएगा प्लस 2 अंडर रूट के आ जाएगा उसका होल स्क्वायर। दिस इज 5 प्लस 2 इज 7, 7 अंडर रूट के का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 49K। इसी तरह हमारे पास मिनिमम इंटेंसिटी निकालने के लिए भी फॉर्मूला होता है दैट इज अंडर रूट ऑफ I1 माइनस अंडर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। 25K का होल स्क्वायर 25K अंडर रूट माइनस रूट 4K अंडर रूट का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 5K रूट माइनस 2K रूट का होल स्क्वायर दैट इज 5 माइनस 2 इज 3K रूट का होल स्क्वायर दैट इज 9K। हमारे पास रेशियो कितना आया मैक्सिमम टू मिनिमम का? दैट इज 49K डिवाइडेड बाय 9K विच इज इक्वल्स टू 49:9। आंसर होगा 49:9, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the half the number of maximum electron in a shell? किसी इलेक्ट्रॉन शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट होते हैं? 2n का स्क्वायर, 2n स्क्वायर, वेयर n इज द ऑर्बिट। शेल, जो भी शेल है उसको n से रिप्रेजेंट करते हैं। बट क्वेश्चन में हाफ द मैक्सिमम पूछा हुआ है, तो ये तो है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो हाफ पूछा हुआ है तो इसको हम क्या कर देंगे? हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से 2 कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा? सिर्फ n स्क्वायर। क्या बचेगा? n स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। Next question. The number of nucleotide pairs found in the complete pitch of zDNA. zDNA लेफ्ट हैंडेड डीएनए होता है, कुछ डिफरेंस देख लेते हैं। ए डीएनए इज राइट हैंडेड, बी डीएनए इज आल्सो राइट हैंडेड, जेड डीएनए इज लेफ्ट हैंडेड। अगर बेस की बात करें पर टर्न कितने बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, तो ए डीएनए में 11, बी डीएनए में 10.5 और जेड डीएनए में कितने प्रेजेंट होते हैं? 12। तो यही क्वेश्चन में पूछा गया है। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2 दैट इज 12। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे कि हमारे 15 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। कमेंट डाउन योर स्कोर कि आपने 15 में से कितने सही किए, कितने गलत किए। वॉट एवर योर स्कोर विल बी, आई विल बी ग्लैड टू नो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में हम मॉक टेस्ट 2 लेकर आएंगे HTET TGT साइंस के लिए। थैंक यू सो मच।